का जो सेशन है वर्ल्ड हेल्थ डे पे अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई आपका इलाज मेरा इलाज बड़ा महंगा है और लोग हमसे इलाज कराना चाहते हैं, फ्री में इलाज कराना चाहते हैं। तो जो लोग मुझसे फ्री में इलाज कराना चाहते हैं उनको हमने आज से एक हफ्ते पहले ये जो आप देख रहे हैं ये डिज़ाइन देख रहे हैं इधर, जिनको इधर मेरे रैपिड ट्रीटमेंट कि अपने आप को खुद से कैसे मॉनिटर करना है और खुद से ही कैसे ठीक करना है और घर बैठे ही कैसे करना है, फास्टेस्ट सेफेस्ट, फास्ट हो, सेफ हो, इकोनॉमिकल हो, खुद कर पाए और एक ही तीर से कई निशाने लग जाए। तो वो खास ट्रेनिंग। सर आप अक्सर बोलते हैं कि हॉस्पिटल ना जाएं, डायग्नोसिस ना कराएं, तो फिर सर जब आप ये बोल रहे हैं तो फिर लोग ठीक कैसे होंगे? मैं ये बोलता हूँ कि हॉस्पिटल ना जाएं, डायग्नोस ना कराएं, अगर तो ठीक कैसे होंगे। लेकिन जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जो डायग्नोस कराते हैं, क्या वो ठीक होते हैं? अगर तो होते हैं तो मैं तो बोल रहा हूँ एक पेशेंट दिखा दो मुझे जो किडनी डिजीज का हो, हॉस्पिटल गया हो, डायग्नोस कराया, ठीक हो गया हो, हार्ट डिजीज का हो, हॉस्पिटल गया हो, डायग्नोस कराया, ठीक हो गया हो, डायबिटीज का हो, बीपी का हो, लिवर का हो, कैंसर का हो, जो उसने हॉस्पिटल गया, सारी बातें मानी और वो ठीक है, दवाइयों मुक्त है और सिम्टम भी चले गए हैं, वैसे एक पेशेंट दिखा दो। तो ये एक भ्रम है कि एलोपैथी के हॉस्पिटल जाएंगे, डायग्नोस करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे और हम ठीक हो जाएंगे, ये एक भ्रम है। अगर तो भ्रम नहीं है तो मैं बोल ही रहा हूँ, ऐसा एक पेशेंट दिखा दो। पहले क्या था सारा में और कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद अब क्या बदलाव है? कैन प्रोटोकॉल पहले शुरू करने से पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं थी और लोगों से मतलब सोशल भी नहीं मिल पाती थी, लोगों से बात नहीं कर पाती थी और राइटिंग भी मैं अच्छा नहीं हो रहा था। पढ़ रही थी, स्कूल में है 3 साल से, लेकिन राइटिंग अच्छी नहीं हो रही थी। जब से कैन प्रोटोकॉल शुरू किया है तब से इसके स्पीच में भी चेंज आया है। सेंटेंस नहीं बोलती थी, सेंटेंस पे आ गई है, लोग फ्रेंड भी बनाना शुरू कर दिए हैं स्कूल में और राइटिंग बहुत अच्छी हो गई है और हाँ अंडरस्टैंडिंग बहुत चेंज है सर। मतलब एक बार में बात समझ जाती है। अभी मुझे 2 महीने हुए हैं, पूरे सही से 2 महीने भी नहीं हुए हैं सर, पूरा होता भी नहीं कैन प्रोटोकॉल, लेकिन जितना भी चला है अभी उसमें बहुत चेंज आया है उसके हिसाब से। मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग में बहुत स्टार्क डिफरेंस आया है, उसी को लेकर हम लोग बहुत पॉजिटिव और बहुत हैप्पी हैं। अभी हम लोग शायद पूरा फॉलो भी नहीं कर पाते हैं, उसके बाद भी हम लोग जितना चेंज देख रहे हैं उसको लेकर हम बहुत पॉजिटिव हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अब बाकी हम जितना चीज़ रह जाता है उसका अगर हम वो सभी फॉलो कर पाएंगे तो ज़रूर हम बहुत एक बेहतर चेंज देख पाएंगे। इस चीज़ का काफ़ी यकीन है हमें। 4 साल 4.5 साल थेरेपी कराकर जितना चेंज हमें लगा उसके कंपैरेटिव अभी हमने जितना टाइम स्पेंड किया है उसके हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव चेंज है और उसके लिए काफ़ी हम खुश हैं और काफ़ी होपफुल हैं। सारा यहाँ पे है और सारा के लिए यहाँ आने के लिए आप सबके सामने आपको मोटिवेट करने के लिए दिस फॉर सारा, ये आपके लिए है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वांट टू ऐड समथिंग? बीमारियां जैसे मैंने बताया, बीमारियां 8000 तरह के नामकरण किए हुए हैं। बीमारियों को बीमारी के नाम से ना पहचान के उनके सिम्टम्स हम पहचानेंगे। नाम तो डॉक्टर देता है, नाम डॉक्टर बोलता है आपको कैंसर होता, हमें तो बॉडी चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल रही मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है, ऐसी आवाज नहीं आ रही बॉडी के अंदर से। बॉडी तो ये बोल रही है मुझे पेन है, मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, मुझे कमजोरी है, मैं सांस नहीं ले पा रहा, बॉडी तो ये बोलती है। और उसी चीज को डॉक्टर एक नाम दे देता है, उसके बाद से हम अपने आप को उस नाम से पहचानते हैं और यहीं से जो रास्ता है वो बीमार रहने का शुरू होता है, ना कि अपने आप को ठीक करने का। तो आज हम बताएंगे कि 29 तरह से इंसान बीमार पड़ सकता है। वो 29 तरीके कौन है यहाँ पे दिख ही रहा है। और पहले तो वो पहचान करना, सेल्फ मॉनिटरिंग, और उसको जब पहचान लिया ही है तो उसे कैसे ठीक, इमरजेंसी अगर हो जाए तो एलोपैथिक में जाएगा क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, बाकी सारे तरह के पैथीज को बंद कर दिया गया है। अब जरा सोच के देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ, मान लो इमरजेंसी कैसे होती है। सांसें नहीं आ रही, एक तरह की इमरजेंसी है। हाँ, अगर सांसें नहीं आ रही हैं तो ये एक इमरजेंसी है और इसमें हॉस्पिटल जाएंगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा देंगे। आपके पास पावर बैंक है, अगर पावर बैंक है तो इसका इलाज अभी हो जाएगा। ये पंखा और पावर बैंक, ये समझने वाली बात है। जब 6 इंच दूर पे ये पंखा मैं रख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स है मेरे इस एरिया में, आपके इस एरिया में। ये रिसेप्टर्स में जब कोल्ड एयर का स्प्रे होता है, जैसे ये हो रहा है, तो कुछ देर के अंदर 5-7 मिनट में वो लंग्स को ट्रिगर करता है और लंग्स को ट्रिगर करने से
आपकी लंग्स बेहतर काम करने लगती है, आपका SpO2 बढ़ने लगता है, आपकी सांसें ठीक से आने लगती है। तो इसके बजाय वही वाला पेशेंट जब हॉस्पिटल जाएगा और उसको वेंटिलेटर में डाल दिया जाएगा और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। वेंटिलेटर से सिर्फ और सिर्फ मौत होती है। मैंने तो नहीं देखा कोई वेंटिलेटर से बाहर निकल के जीवित भी आया हो। तो ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे कई सारे मैं उदाहरण दूंगा। जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया हो तब इमरजेंसी में जाएगा, किसी की हड्डियां टूट गई तब इमरजेंसी में जाएगा। जबकि इन सबका इलाज याद रखिए, जब किसी की हड्डी टूटती है तो वो डॉक्टर क्या करता है, वो हड्डी को सही जगह प्लेस कर देता है। लेकिन जब उसकी हड्डी जुड़ना शुरू होती है उसमें डॉक्टर का किसी दवाई का कोई रोल होता ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी का रोल होता है। बॉडी उस चीज को कैसे जल्दी से जल्दी कर ले, ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो लगता ऐसा है आपको कि मुझे हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल जाना जरूरी है, जिस तरह से मुझे दुख हो गया तो मुझे मंदिर जाना जरूरी है। तो जैसे मंदिर जाना अपनी आस्था की बात है, मंदिर जाने को कोई साइंस नहीं बोल सकते। मैं ये नहीं बोल रहा मंदिर जाओ या नहीं जाओ, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूं कि मंदिर जाना आस्था है। सिमिलरली हॉस्पिटल जाना इमरजेंसी में एक आस्था है। मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ, लाइव बोल रहा हूँ, अभी लाइव चल ही रहा है। अगर कोई साबित करते कि हॉस्पिटल जाने से किसी भी तरह की इमरजेंसी में किसी भी तरह का कोई फायदा होता हो, उसके बचने के चांस ज्यादा होते हों, तो चलो भाई आपकी तरफ से यहाँ पे मैं चैलेंज एक और अनाउंस करता हूँ कि भाई अगर हॉस्पिटल जाने से किसी भी तरह की इमरजेंसी में थोड़ी बहुत राहत मिलती हो, ऐसा कोई सबूत है तो बता दे, मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। तो वो एक आस्था है, इस तरह का प्रोपेगेंडा बनाया गया है। ये जो एलोपैथी की हॉस्पिटल्स हैं आज से 60 साल पहले, 70-80 साल पहले नहीं थे, तब भी इमरजेंसी होती थी और तब कैसे इंसान बचता था, चाहे कुत्ते के काटने से या कोई जख्म लगने से, वो सारा कुछ आज आपको ट्रेनिंग देंगे और आप देखेंगे कि ये सारा कुछ बेहतर हो सकता है, घर पे हो सकता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के हो सकता है। सर क्या बेड रिडन पेशेंट भी ठीक हो सकते हैं घर पर? बेड रिडन पेशेंट ठीक हो, अगर पेशेंट सांस ले सकता है, थोड़ा बहुत खा सकता है, तो वो ठीक हो सकता है। लेकिन कुछ केसेस में जैसे आप बता रहे हैं किडनी की स्टोन घटने की जगह बढ़ जाती है, बढ़ती रहती है, तो हमें पेन होता है। तो अगर तो ऐसा है कि किडनी की स्टोन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, तो उसको कैसे हम नेचुरली घटाएं, कैसे उसको रोकें उसके बढ़ने को, कैसे उसके पेन को कम करें। एक पक्षी हर सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पे ही उठती है और हर रात को पर्टिकुलर टाइम पे सोने चली जाती है। गौर से सोचिएगा, एक चूहा वो सिर्फ रात को ही खाना खाता है जब सब सो जाते हैं और दिन में नहीं खाता है, सिर्फ वो कहीं छुप के रहता है। और ऐसे बच्चों में दिक्कत क्या होती है, वो कहीं भी चढ़ जाते हैं, ये एक उनमें सिम्टम होते हैं। टो वॉकिंग करते हैं, अब देख रहे हैं। मम्मी पापा का निक्कर बुनियान लेके जाया। तो ये एक बच्चा है, ये जो मैं आपको बता रहा था ये उसका एग्जाम्पल है। ये वैशाली गाजियाबाद का बच्चा है, 7 साल की उम्र है और ये हमारे पिछले बैच में था। और जब ये आया था बच्चा ऑनलाइन, हाइपर एक्टिव था, स्पीच उसकी बोलने की क्षमता नहीं थी, आप देख ही रहे थे, पुअर अंडरस्टैंडिंग थी, टो वॉकिंग थी, अचानक बिना किसी वजह के हंसना, पुअर सोशलाइजेशन, क्लाइंबिंग बिहेवियर, ये एक बिहेवियर होता है। कहीं भी चढ़ जाएंगे, जो कि काफी खतरनाक भी होता है, कई बार चोट लग सकती है उसको। और हमसे जुड़ने के बाद नवंबर तक था और कैन प्रोटोकॉल अपनाने के बाद बच्चे के वो सारे जो प्रॉब्लम्स थे उनमें काफी हद तक आराम मिल गया। तो पार्थ की मम्मी से पूछते हैं, आप क्या बताएंगे, क्या इंप्रूवमेंट है आफ्टर कनेक्टिंग विद अस? सर देखिए, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट इनकी वजह से हुए हैं हमारी लाइफ में। ये बच्चा कहीं भी चढ़ जाता था, कहीं भी, यानी आप डबल डोर के फ्रिज पे भी ये चढ़ के कूदने की कोशिश किया करता था, बेड के पीछे तो ये सारे दिन रहता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये वहाँ पे कूद जाए या कुछ ऐसा रिएक्ट कर दे। हाँ, एक फ़ोन का इसका ज़रूर मेरे को कॉन्सेप्ट लगता है कभी कभी कि ये फ़ोन के लिए इसको कुछ एड्स बहुत पसंद है, उनको ये देखना चाहता है, तो उसके लिए हम इसको मोस्टली रोक नहीं पाते हैं। धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि वो ये छोड़ दे। बहुत हद तक इसने वो छोड़ दिया है। टीवी ये नहीं देखता है, फ़ोन में सिर्फ पर्टिकुलर 2 या 4 एड्स हैं जिनको ये बहुत पसंद करता है, कुछ गाने हैं या कुछ आरतियां हैं जो ये सुनता है। बाकी ऐसे ही कुछ बच्चों को उदाहरण मैं आगे दे रहा हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आपको कुछ उम्मीद दिखेगी और आपको ये समझ आएगा कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे हो सकता है। इसीलिए पूरे देश दुनिया में, भारत और भारत के अलावा 10 अन्य देशों में, लाहौर की गलियों से लेकर लंदन की स्ट्रीट तक छोटे छोटे माइक्रो क्लिनिक, डॉक्टर BRC क्लिनिक्स ऑलरेडी खुले हुए हैं और उन सबका भी मिशन यही है
कि घर बैठे ही हम पेशेंट को कैसे ठीक कर रहे हैं उन बीमारियों से भी जिसके लिए बोला गया है कि कभी ठीक नहीं हो सकती। तो पहली बार आपको एक नई बीमारी और ठीक करने के बाद उस पेशेंट से वीडियो के माध्यम से मिला हूँ। आज से पहले ऑटिज्म, ADHD, डाउन सिंड्रोम का आप लोग करते आए हैं पिछले 1 साल से, और हम बात करेंगे कि उसी मेथड से सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट भी बेनिफिट हो सकते हैं। और उसको सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, वीडियो देखिए, इमोशनल वीडियो है, लेकिन आपको एक खुशी होगी और आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का भी इलाज हो सकता है, घर बैठे हो सकता है, आसानी से हो सकता है और लगभग मुफ्त में हो सकता है। तो क्या ये आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये बच्चे की रिपोर्ट हमसे जुड़ने से पहले, कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने से पहले, जब उसको उठने में भी दिक्कत थी, और ये आफ्टर, अब जब वो कैन प्रोटोकॉल बच्चा फॉलो कर पा रहा है, अब उठ पा रहा है, चल पा रहा है। ये पाकिस्तान का इस्लामाबाद का 4 साल की का बच्चा है, तेहरीन नाम है। वीडियो और मेरी बेटी जो है उसमें तकरीबन 65% जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, और पहले वो बिल्कुल भी नहीं चलती थी, अभी उसमें ना थोड़ा बहुत जो है ना हमारे के साथ रखना शुरू किया है। और मैं इसको किसी किस्म की कोई वैक्सीन नहीं दे रही, जैसे पोलियो जो वैक्सीन है, और किसी किस्म की मेडिसिन भी नहीं देगी, सिर्फ कैन प्रोटोकॉल फॉलो कर रही हूँ। और तमाम जो सुनने वाले माँ हैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर दी कि अगर आप चाहते हैं कि आप उनके बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाए, नॉर्मल जिंदगी नहीं है, तो प्लीज़ इस आप लोगों को खुद लड़नी होगी, इसलिए आप करना उस पर ध्यान दें। और सर की जो भी वीडियोज़ हैं वो देखती हूँ, उनको फॉलो करती हूँ, और जो है कैंप को तकरीबन 95% तक मैं फॉलो करती हूँ। नमस्ते मैम, मेरे बच्चे का नाम तनिष शर्मा है, हम अलवर राजस्थान से हैं। मेरे बच्चे का जन्म 26/5/2015 को हुआ था। जन्म के समय रोया नहीं था, वह नहीं बोल पाता था और नहीं वो चलाते थे तो मैं बाएं पैर को बहुत कम देखता था और अपने हाथों से कुछ भी नहीं पकड़ता था, हाथों को मोड़ कर रखता है। पर अब हमें थोड़ी उम्मीद हुई है कि वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमने 10 दिन से मैम का बताए प्रोटोकॉल को हम फॉलो कर रहे हैं, तो वह अपने दोनों पैरों को टेक कर चलने की कोशिश कर रहा है और हाथों से भी पकड़ने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू डॉक्टर बिहारी सर, थैंक यू। अभी आपने जो पेशेंट देखा अलवर का, राजस्थान का, दिखने में आपको मामूली सा पता चल रहा होगा, लेकिन उसके लिए उसके पेरेंट्स की बड़ी बात है। एक बच्चा जो चल ही नहीं सकता था, वो चाहे सहारे से सही, एक कदम ही सही, लेकिन चल पा रहा है, वो भी 10 दिन के अंदर। तो ये 10 दिन के कैंप प्रोटोकॉल की बात का वीडियो है। मेरा बेटे का नाम रियाज शोवानी है, वो 12 ईयर ओल्ड है, हम राजस्थान पाली जिले से बोल रहे हैं। जन्म के समय से कुछ बर्थ के टाइम में कॉम्प्लिकेशंस होने से प्रीटर्म सीजर डिलीवरी हुई थी और उसको स्पास्टिक फॉर्म ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, जिसमें स्पास्टिसिटी और डिस्टोनिया यानी कि बैलेंस और रिजिडनेस मसल्स के अंदर डायग्नोस हुई थी। उसके बाद तकरीबन 10 साल से हम उसकी फिजियोथेरेपी कर रहे हैं और उसके अलावा दूसरी ऑक्यूपेशनल थेरेपीज भी चालू थी। पिछले 20 दिन से हम BRC सर का और मनिता मैम के द्वारा बताया गया कैंप प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं और 20 दिन तक काफ़ी अच्छे तरीके से कैंप प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद हमको आज तक उसके बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला। थैंक यू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, और जो कैंप प्रोटोकॉल फॉलो करने से पहले था, और यहाँ आप देख रहे हैं कि बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन कैंप प्रोटोकॉल 20 दिन फॉलो करने के बाद। तो इस बात से एक उम्मीद मैं जताना चाह रहा हूँ आप सभी के अंदर, जो लोग मुझे देख रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, कि बीमारी बहुत भयंकर दिख सकती है, लेकिन फिर भी काफी हद तक आपके हाथ में काफी कुछ है, काफी कुछ है। और आखिर में मैं तो बोलूंगा कि एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, पहले तो अपने ऊपर ही, खास तौर पे आप में से वो लोग जो
जो पॉज से पीड़ित है, पॉज का यहाँ मेरा मतलब है B stands for high blood pressure and O stands for obesity, S stands for sugar और एक और S का मतलब stiffness, pause। तो हमने देखा है जो DIP डाइट की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, अगर DIP डाइट जब आप राशन खरीदेंगे दुकान से, जो प्लेट 2 की बात कर रहा हूँ, उसमें अगर वो केमिकल फ्री हो जाए तो DIP डाइट का असर कई गुना बढ़ जाता है। यानी कि 1 महीने का राशन है इसमें, लेकिन केमिकल फ्री है। हमारे मित्र कुछ किसान हैं, 125 किसान, उन्हीं से लिया है जो केमिकल फ्री फार्मिंग करता और फार्मिंग करते हैं पिछले कई सालों से, 10 से 12 साल तक से कर रहे हैं, उन्हीं से लिया है। और जब हम ये केमिकल फ्री भोजन खिलाते हैं अपने पेशेंट को जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत मोटे हैं, स्टिफनेस यानी कि बॉडी पेन, जॉइंट पेन है या फिर शुगर की प्रॉब्लम, तो सिर्फ ये भोजन से ही उनमें बड़ी तेजी से इम्प्रूवमेंट आ जाती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये पॉज करके हमसे यहाँ से खरीदना है, लेकिन आपके शहर में भी ऑर्गेनिक बेचने वाले होंगे, वहां से आप ले सकते हैं। कोई अगर ये सोचता है कि ये तो महंगा आता है, लेकिन जो दवाइयाँ आप ले रहे हो वो तो काफी महंगी है, आपका जीवन जो है वो तो उससे भी महंगा है। तो प्लस माइनस करके देख लीजिए, ऑर्गेनिक जहाँ भी शहर से आप लेंगे, कितना ही महंगा क्यों ना हो, जो दवाइयों पे खर्चा है, जो घर में छुट्टी लेके बैठ जाते हैं, हॉस्पिटल जाने के लिए छुट्टी लेते हैं, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि फायदे का सौदा मिलेगा। और जहाँ तक ये बॉस किट है, ये किट का दाम है 990 रुपीज, यानी कि हम तो सीधे फार्मर से लेके आपको दे रहे हैं, तो बिचौलिया कोई है नहीं। तो अगर आप यही वाला 4 किलो का राशन, जिसमें 5 तरह के दाने हैं, 8 तरह के दाने हैं, 5 तरह के मसाले हैं, 5 तरह की मिलेट्स हैं और रॉक सॉल्ट है और इवन नीम भी इसके अंदर ही है, और 1 महीने के लिए काफी है अगर कोई 7 केजी का आदमी उसके लिए, तो ये तो 9 से 90 रुपए का है। तो केमिकल फ्री भोजन भी सस्ता हो सकता है, ये बात भी हम साबित करना चाहते हैं। इसीलिए हमने अपने पेशेंट्स के लिए पॉजिटिव बनाया है, ताकि आपको 2 मैसेज दे पाएं कि अगर डायरेक्ट आप सीधे फार्मर से लेते हैं तो फार्मर मोटिवेट होगा कि वो केमिकल फ्री बनाने में, और आपको ये सस्ता पड़ेगा। यही काम हम कर रहे हैं। लेकिन दूसरा उद्देश्य ये है कि आपको सिर्फ इतना बता दें कि बड़ी दिखने वाली बीमारी ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जो सालों साल सदियों से, मतलब 10 साल, 20 साल, 30 साल से दवाइयां ऐसे ले रहे हैं कि पता ही है कि वो कभी खत्म नहीं होगी, दवाई लेते रहना पड़ेगा। जबकि हमारे पेशेंट जैसे ही वो अपने डाइट को शिफ्ट करते हैं, वो 3 दिन का हमारा जो कैंप होता है उसमें ही दवाइयाँ और इंसुलिन हमारे हॉस्पिटल में छोड़ के चले जाते हैं। आपको हमारे हॉस्पिटल आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बातें मैंने बताई, इन बातों को अमल करते हुए अपने घर को ही हॉस्पिटल बना लीजिए। तो कंक्लूड करने के लिए मैं बताता हूँ स्टेप 1 कैसे बनाना है हॉस्पिटल। उसके लिए सबसे पहले तो आप ये जो चार्ट है इसको हमेशा अपने पास रखिए, ये आपका सेल्फ मॉनिटरिंग चार्ट है। ये चार्ट स्मार्ट में जाएंगे तो ये चार्ट आपको मिल जाएगा, कलर प्रिंट आउट निकालिए। और आज की जो ट्रेनिंग है, आज की ट्रेनिंग वीडियो भी आपको से स्मार्ट में मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप देखिए और कुछ चीज़ों का बंदोबस्त कर लीजिए, जैसे हॉट वाटर इमर्शन का या वीजोस्टिमुलेशन थेरेपी, या फिर ये पंचकर्मा के कुछ ऑयल्स हैं। ये ऑयल अगर दुकान से खरीदेंगे तो बड़े बड़े कंपनियां जो बनाती हैं, नाम जरूर वो लिख देगी कि ये महानारायण तेल है, लेकिन उसके अंदर जो 50 तरह के इंग्रेडिएंट है, वो इंग्रेडिएंट का कॉस्टिंग जितना होता है उतने में वो तेल बन नहीं सकता जितने में वो बेचती है। जाहिर सी बात है वो कुछ ऐसा गड़बड़ी करती है कि वो रिलायबल नहीं होता है, वो थोड़ा सा एडल्ट्रेटेड होता है, जिसकी वजह से पंचकर्मा का असर लोगों की बॉडी में बहुत कम होता है। फिर लोग बोलते हैं अरे तो काम नहीं करता। इसीलिए हम अपने पेशेंट्स के लिए खुद बनवाते हैं और ताकि पेशेंट का इफेक्टिवनेस मिले। तो अगर ये 4-5 तरह के ऑयल और लेप का सामान आपके पास हो, नीम का सामान हो, तो इससे आप देखेंगे चाहे लाइफस्टाइल बीमारी हो, चाहे न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हो, तो कई सारे तरह की बीमारियां आराम से घर पे ठीक कर सकते हैं। वो बीमारियां जिससे आप सालों साल से ऑलरेडी परेशान हैं और जिसमें बता दिया गया है कि जीवन भर दवाई पे रहना पड़ेगा, मैं उन बीमारी की बात कर रहा हूँ। अल्टीमेटली आज का जो मकसद हमारा है या था, वर्ल्ड हेल्थ डे में एक हेल्थ का मैसेज देना, और इससे अच्छा मैसेज क्या हो सकता है कि
कि बी योर ओन स्मार्ट डॉक्टर। स्मार्ट मतलब सेल्फ मॉनिटरिंग एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट। बी योर ओन स्मार्ट डॉक्टर, अपने आप विश्वास कीजिए, अपने बॉडी में भरोसा दीजिए। एक शेर भी जब बीमार पड़ जाता है तो वो शिकार करना छोड़ देता है, वो मीट खाना छोड़ देता है, तो घास चबाता है। आपके घर में जो बिल्ली कुत्ता अगर है, गौर किया होगा, जब वो बीमार पड़ती है तो वो घास में लौटने लगती है, राउंडिंग करने लगती है, घास चबाने लगती है और उल्टी करके ठीक हो जाते हैं। तो नेचर से जितना हम जुड़ेंगे उतना हम देखेंगे कि हम हमारे अंदर जो दिक्कतें थी वो दिक्कतें अपनी तेजी से निकलने लगेंगी। जितनी सारी बातें मैंने बताई हैं ये कोई मेरा आविष्कार नहीं है, ये सारी ऑलरेडी मॉडर्न साइंस में भी है और हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में भी है, टेक्स्ट बुक में भी है। उन सबको मैंने इकट्ठा करके इस किताबों में डाल दिया है। इनमें से अधिकतर किताबें मेरी वेबसाइट पे फ्री डाउनलोड से ही मिलती हैं, कुछ किताबें आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं अलग अलग साइट से। जितने सारे सोशल साइट्स हैं, चाहे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, एप्पल है, सब कुछ मिलता है। तो लेकिन ये नॉलेज एक बार आ जाएगा तो आपको बीमारी से डरने लगेगा। ये नॉलेज एक बार आ जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा ये तो पूरा ताना बना चल रहा है डॉक्टर का, एलोपैथी लॉबी का, वो कितना बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा धोखा है। तो आज के वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन फाइनल मेरा जो आपके लिए मैसेज वो ये है कि जो आपके हेल्थ के नाम पे एक डिजीज केयर सिस्टम बना है, उसका एक ही मकसद है कि आपको बीमार रखते हुए जिंदा रखा जाए। क्योंकि ये समझना होगा कि हेल्थ डिजीज केयर सिस्टम, फार्मा लॉबी एक हेल्दी इंसान के साथ व्यापार नहीं कर पाएगी, नहीं कर सकती है, और एक डेड बॉडी के साथ भी व्यापार नहीं कर सकती है। व्यापार तभी हो सकता है जो जिंदा रहते, बीमार रहते हुए जिंदा रहे, इसी का सारा प्रावधान किया गया है। जबकि अगर इस ऑनलाइन में डॉक्टर सुन रहे हैं, मुझे जो भी सुन रहे हैं, उनके लिए मेरा मैसेज है, याद रखिए कि एक पेशेंट का काम डॉक्टर के बिना फिर भी चल जाएगा, लेकिन एक डॉक्टर का काम पेशेंट के बिना नहीं चलेगा। डॉक्टर तो पेशेंट तो कुछ ना कुछ करके अपने आप को ठीक कर ही लेगा। तो खैर इसी के साथ आज का जो मेन मुद्दा है वो खत्म होता है। अगर आप किसी के जो हमारे मीडिया के फ्रेंड्स हैं, अगर कोई सवाल है तो मैं उसका सवाल का जवाब दे सकता हूँ। अदरवाइज आपका यहाँ आने के लिए धन्यवाद। एंड विद दिस वी कंक्लूड टुडेज वर्ल्ड हेल्थ डे प्रोग्राम। थैंक यू। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ये एक जिंदा बॉडी पर सिखाई जाती है। एलोपैथी की जो बेसिक यूनिट है वो ब्रेथ है, और वो बोलते हैं कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आदमी मर जाएगा। इसीलिए वो लोग सिलेंडर लेके घूमते हैं, फिर वेंटिलेटर लेके घूमते हैं। और वेंटिलेटर अपने आप में इतना ट्रॉमेटिक है कि उसमें आपको सेडेट करना पड़ता है वेंटिलेटर लगाने के लिए, और लेकिन आदमी परमानेंट सेडेट हो जाता है, कभी वो वेंटिलेटर से वापस ही नहीं आ सकता। और अगर हम नेचुरोपैथी साइंसेस की बात करते हैं तो इनकी जो बेसिक यूनिट है वो ऑक्सीजन के साथ साथ एक एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं प्राण, जिस पर एलोपैथी में कभी भी नहीं सिखाया जाता। तो ये अगर हम देखें द्वापर युग में कृष्णा ने भी इस पर बात करी थी, और अगर हम कितना भी किताबें देखते हैं, स्वामी विवेकानंद है वो योगा पर बात करते हैं, स्वर योगा है, ये शिवा की किताब है वो इस ब्रेथ पर बात करते हैं, प्राणायाम है, कुंडलिनी है, ये सारी जो किताबें हैं ये हमें प्राण के बारे में बताती हैं। और प्राण ही हमारे नर्वस सिस्टम का खाना है। जब हम एलोपैथी में प्राण की बात ही नहीं करेंगे तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी प्राण से हम लोगों ने किस तरह से बच्चों को 2-3 दिन में ही बोलना शुरू करवा दिया। तो अगर हम बात करते हैं प्राण की, तो ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे लंग्स में एयर जाती है जिसको हम प्राणवायु बोलते हैं। तो बहुत सारे चीजों में डिवाइड होती है। फिर हम बेसिक लेते हैं तो अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु में डिवाइड होती है। सेकेंड स्लाइड। तो आप इसको देखते हैं तो हमारी बॉडी में आगे अलग अलग डायरेक्शंस में जाती है। व्यान वायु पूरी बॉडी में जाती है, उदान वायु ऊपर की तरफ जाती है, प्राणवायु लंग्स में जाती है, सामान्य वायु नेवल में जाती है, और अपान वायु नीचे की तरफ जाती है। तो यही चीजें हैं जो हमें यूरिन करने में, बच्चे की डिलीवरी नीचे से होगी, शूशू नीचे से जाएगा, वॉमिटिंग ऊपर से आएगी, ये सब चीजें डिसाइड करती हैं। नेक्स्ट। तो मैं दिखाऊंगी कि हमारा ज्ञान प्रोटोकॉल में इतना जबरदस्त मैजिक है कि ना हम योगा करते हैं ना मेडिटेशन करते हैं बच्चों के साथ, मगर 24 घंटे के अंदर अंदर हम इनकी वायु ठीक कर देते हैं। और सारे सिम्टम्स जो ये ऑटिज्म ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सारे सिम्टम्स दिए जाते हैं, 3 दिन के अंदर अंदर हमारे बच्चों को सारे सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। टू वॉकिंग, ऑकवर्ड वॉकिंग, क्योंकि ये जो नीचे हमारी वायु जाती है वो ठीक हो जाती है एक्सट्रीमिटीज में। और लिमिटेड आई कॉन्टैक्ट, क्योंकि जो हमारे हेड में जो वायु जाती है उसकी वजह से बच्चों का आई कॉन्टैक्ट नहीं होता। और डिफिकल्टी फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, क्योंकि उनको फिर बैलेंस हो जाता
जाता है ब्रेन। इनएप्रोप्रिएट लॉफ्टर क्योंकि उनकी ये मसल्स जो है, इनकी जो वायु है, उनकी वाइब्रेशन गलत हो रही है, वो अनकंट्रोलेबल होती है। इसी तरह से पुअर हैंड राइटिंग एकदम उनकी बच्चों की ठीक हो जाती है और ड्राइंग्स बनाती है, जब ये वायु ठीक होती है तो हैंड्स में जा रही है। सीजर्स जो पूरी बॉडी में एक वायु सर्कुलेट करती है, उसको ठीक करते ही बच्चों के सीजर ठीक हो जाते हैं। ब्रीथिंग एब्नॉर्मलिटीज, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये सारे सिम्टम्स हमारी ये पेट वाली जो हमारी वायु है, नेवल वायु, इसको ठीक करते ही सारे सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। और जब हम बात करते हैं डिलेड स्पीच की, हमारे बच्चे बोलने क्यों लगते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ये वोकल कॉर्ड में तो धागे के माफिक होते हैं और इन भागों में बहुत ही ज्यादा वाइब्रेशन बहुत फास्ट हो गई। जैसे कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें 2 तार होते हैं, अगर वो आप गलत खींच देते हैं तो उसमें आवाज आ ही नहीं सकती। तो यही इन बच्चों के साथ हो रहा था और हमारे ज्ञान प्रोटोकॉल से इन बच्चों की जो वाइब्रेशन है ये ठीक हो जाती हैं। कहने का मतलब ये कि आवाज तो कहीं गई ही नहीं थी, आवाज सिर्फ वही थी, उसका अलाइनमेंट बिगड़ गया था वोकल कॉर्ड्स का। और ये हमारे ज्ञान प्रोटोकॉल का ये मैजिक है कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर ये सारे बच्चों के अलाइनमेंट ठीक कर देते हैं और दूसरे तीसरे दिन ही बच्चे हमारे मम्मा पापा बोलने लगते हैं। तो मैं आपको थोड़ा स्पीच के वीडियो दिखाऊंगी, आप देखिए। तो अभी आप देखेंगे जो अभी आपने एक्सप्लेनेशन देखा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे डॉक्टर ममता ने बताया कि हर पेरेंट ये उम्मीद करता है कि कब मेरा बच्चा पहली बार पापा बोले, पहली बार मामा बोले। लेकिन ऐसे काफ़ी सारे अनफॉर्चुनेट पेरेंट्स हैं, उनकी ज़िंदगी में ये दिन आता ही नहीं है, आता तो कई साल बाद आता है। और ऐसे ही कुछ उदाहरण, ऐसे बच्चे जो पहले एक भी शब्द नहीं बोलते थे, 15-20 दिन में एक शब्द कम से कम बोलने लगे या उससे भी कम समय में। जो एक शब्द बोलते थे सेंटेंस बोलने लगे और जो सेंटेंस बोलते थे वो गाना गाने लगे। ऐसे कुछ उदाहरण आप देखिए। और ना बोल पाने से बोल पाना, बोल पाने से गाना गाना। तो ऐसे तो ये बच्चा है जो पहले बोल ही नहीं पाता था, लेकिन आप देखिए चाहे थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन उसके मुंह से आवाज आने लगी आफ्टर ज्वाइनिंग द कैंप प्रोटोकॉल। स्टार्ट एटलीस्ट वन वर्ड पहले ये बोल ही नहीं पाता। मम्मी, हिल्लू, भाईजी, कपिल आपको कर लो ना यार। मम्मी, हिल्लू, भाईजी, चलो ये बच्चा पहले एक बार बोल सकती थी, अब पूरा सेंटेंस बोल रही है। ये है तुम्हें कॉस 6 साल की, ये पहले सिंगल वर्ड बोल पाती थी। तेलंगाना से 5 साल की ये सेंटेंस बोल पाती थी किसी तरह से, अब गाना गा पा रही है। संस्कृति 11 साल की पुणे से। दक्षिण है 7 साल का, जयपुर राजस्थान से। पहले सेंटेंस किसी तरह बोल पाता था, अब गाना गा पा रहा है। तो ये दिखने में दिखने में बड़ा सामान्य लग रहा होगा आपको कि इसने अचीवमेंट किया, लेकिन जब आप ये जानेंगे, जैसा आपने देखा कि जो बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा था वो कुछ दिनों के अंदर वो बोलना शुरू कर देता है। जो थोड़ा बहुत बोल पा रहा था वो सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है, जो सेंटेंस किसी तरह से बोल पा रहा था वो गाना शुरू कर देता है। इस तरह से हम देखते हैं अपने बच्चों में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आते जाते हैं। तो खैर अभी हम अब तक तो बात कर रहे थे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की, ब्रेन से जुड़ी हम बात कर रहे थे, थोड़ा बॉडी से जुड़ी बीमारी होगी। तो सबसे बड़ी जो बीमारी है, जो सबसे ज्यादा तंग करती है, वो पेन। किसी भी तरह का अगर दर्द है तो उस दर्द को कैसे भगाया जाए।
अब जो लोग मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन, अब दिमाग में सोचिए किस तरह के दर्द आपको होता है। घुटने का दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, एंजाइना पेन होता है, सिर दर्द होता है। तो किसी भी तरह के दर्द को कैसे ठीक करें, उसके लिए क्या करना है। देखिए यहाँ पे किसी को पेन है, किसी को फीवर है, किसी को वीकनेस है, ट्रेमर है, जैसे मैंने पहले बताया। तो ये सारी चीजों को ठीक करने के लिए आपको ये 7 प्रोटोकॉल करना पड़ेगा। इन 7 में से जो पहले 3 प्रोटोकॉल हैं ये कंपलसरी है। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, पहली चीज तो ये है कि चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, हम अपने पेशेंट की ये 3 चीज तो चेंज करा ही देते हैं। टाइम एज मेडिसिन, DIP डाइट एंड जीरो गोल्ड। ये तीनों प्राइमरी फैक्टर्स हैं जिसको बदलना ही है अगर अपने आप को ठीक करना है। चाहे वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो, चाहे वो आपके बॉडी की कोई दिक्कत हो, किडनी की हो, लिवर की हो, हार्ट की हो, ब्लड की हो, डायबिटीज हो, बीपी हो, जो भी बीमारी मर्जी क्यों ना हो, ये 3 बातें तो अपने लाइफ में इमीडिएटली बदल दीजिए। और बाकी ये 4 बातें डिपेंड करती है कि आपकी सिम्टम्स क्या हैं। तो पहले इन 3 की बातें बड़ी तेजी से कर लेते हैं। टाइम एज मेडिसिन का मतलब ये है, जो भी मैं बता रहा हूँ उसका सबूत आपको मेरी किताब में मिल जाएगा, सर्केडियन डॉक्टर, और मेरी किताब आपको फ्री डाउनलोड करने के लिए ई-बुक में मिल जाएगा, wishbook.com/ebook, या फिर आप ऑनलाइन किसी भी तरह से खरीद सकते हैं। और टाइम एज मेडिसिन का मतलब सिर्फ इतना है, सनसेट के बाद कुछ नहीं खाना है, डिनर शाम के 6-7 बजे तक फिनिश करना है। जब ऐसा हमारे पेशेंट करते हैं तो ऐसा करने से उन्हें क्या लाभ मिलता है, 10 दिन, 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर उनका कॉन्स्टिपेशन अपने आप कम होने लगता है, एसिडिटी ठीक होने लगती है, प्रोटीन ठीक होने लगती है और नींद ज्यादा अच्छी होने लगती है। लेकिन अगर यही चीज आप 2 हफ्ते तक कर लें तो जॉइंट पेन अब ठीक होने लगता है। यही चीज करते हुए 3 हफ्ते पूर्ण हो जाएगा तो बीपी शुगर सिर्फ एक चीज से ही कम होने लगती है। और यही चीज करते हुए अगर 1 महीना हो जाता है तो गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज कम होने लगता है। वेट बॉडी का 5% ऑन एवरेज मोटे लोगों में कम हो जाता है, सिर्फ एक दवाई, टाइम एज मेडिसिन। लेकिन एक और दवाई जो कंपलसरी हम पेशेंट को देते हैं उसे हम बोलते हैं फूड एज मेडिसिन, DIP डाइट। इसलिए पूरी साइंटिफिक रिसर्च मेरी किताब वर्ल्ड बेस्ट DIP डाइट मिल जाएगी, जो ऑनलाइन आप शॉप कर सकते हैं, किसी भी और साइट से भी ले सकते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह से। और फूड DIP डाइट क्या है, ये पिछले 15 साल से मैं बताता आया हूँ। 12 बजे तक सिर्फ पढ़ते रहना है 3-4 तरह के, बॉडी वेट इंटू 10, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 10, यानी कि कम से कम मुझे 700 ग्राम फल खाने की कोशिश करते हैं, कुछ और नहीं खाना है। स्टेप 1। स्टेप 2, डिनर में 2 प्लेट लेके बैठना है। प्लेट 2 तो वही है जो आप खाते आए हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, लेकिन उससे पहले सलाद खाना जरूरी है। कितना, बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, दैट बिकम 350 ग्राम। 300-350 ग्राम सलाद खाने के बाद ही अब मैं रोटी सब्जी दाल चावल खाने का हकदार। ये आपकी दवाई है लंच के लिए, डिनर के लिए। और एक आखिरी बात, 2 चीज को अवॉइड करना, जो भी चीज फैक्ट्री से निकल के आती है छोड़ दीजिए, जो भी चीज जानवरों से निकल के आती है, चाहे दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ या अंडा, मीट, मछली, कुछ चीजों को जोड़ लीजिए। नट्स है, स्प्राउट्स है, मुट्ठी भर दिन में जब चाहे खा लीजिए, खाना ही है तो। फल 12 बजे के बाद भी खा सकते हैं, मन कर रहा है 6 बजे के बाद मत खाइए, शाम के धूप में बैठिए 40 मिनट, नहीं बैठना तो 15 मिनट बैठिए जरूर। अगर आप ये तीनों स्टेप करते हैं तो आप DIP डाइट लेते हैं। अगर आप DIP डाइट लेते हैं और ये तीनों स्टेप करते हैं तो क्या फायदा होगा, जो हमने देखा पिछले 15 सालों में, विदिन द फर्स्ट 24 आवर टू 72 आवर, अधिकतर पेशेंट, 90% पेशेंट्स की हमने देखा ब्लड शुगर की दवाई छोड़नी मजबूरी हो जाती है। छोड़ने के बाद भी ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है जितना दवाइयों से मेंटेन करते थे। 3 दिन से 1 हफ्ते के अंदर ब्लड प्रेशर की दवाई छूट जाती है, हाई कोलेस्ट्रॉल की दवाई छूट जाती है, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर ऑलमोस्ट गायब हो जाती है। 1 महीना अगर यही कर ले जो मैंने जस्ट बताया तो मोटापे में 10% इंप्रूवमेंट आता है। हार्ट डिजीज यानी कि एंजाइना उसका वैनिश हो जाता है। 2 महीने करने से थायराइड की दवाई छूट जाती है, यानी दवाई छोड़ने के बाद भी थायराइड में TSH नॉर्मल रेंज में होता है, दवाई नहीं छोड़ेगा तो वो हाइपोथायराइड का हाइपरथायराइड हो जाएगा। 6 महीने तक करने से, जिसे कैंसर बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं, आर्थराइटिस बोलते हैं, यानी कि जिनका हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, कमजोरी हो जाती है, ब्लड कम होने लगता है, वो सारी चीजें दिक्कतें दूर होने लगती हैं। 8 महीने में हमने देखा स्किन डिसऑर्डर के पेशेंट, किडनी डिस्फंक्शन के पेशेंट को आराम मिलता है। तो इस तरह से सिर्फ एक DIP डाइट ले लें और टाइम एज मेडिसिन, डोंट ईट आफ्टर सनसेट, तो ये सारे प्रभाव दिखते हैं। और एक तीसरी दवाई
जो हर एक को लेना ही है, बीमारी से कोई भी क्यों ना हो, 0 वोल्टेज मेडिसिन। ये बड़ा सिंपल है। आपका शरीर का वोल्टेज अगर शून्य हो जाए तो आपकी इम्यूनिटी 100% हो जाती है। शून्य करने का सिर्फ एक तरीका है, आप नंगे पैर जब जमीन पर चलेंगे तब शून्य हो जाती है, और नहीं तो आप शून्य करने के लिए हमारा 0 वोल्ट बेडशीट है, उस बेडशीट को हम तार के माध्यम से जमीन से जोड़ देते हैं। जैसे आपके घर के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अर्थिंग करते हैं, वैसे ही हम बेडशीट पर अर्थिंग कर देते हैं। वो सारा कुछ आप इस किताब से पढ़ सकते हैं। किताब फ्री डाउनलोड कर सकते हैं मेरे वेबसाइट से, या ऑनलाइन यहीं से खरीद सकते हैं, तो आपको समझ आएगी बात। 0 वोल्ट में जब आप रहने लगते हैं तो पहले 10 सेकंड में ही आपकी बॉडी की वोल्टेज शून्य हो जाती है। यानी कि बाहर जो आप गार्डन देख रहे हैं, नंगे पैर जैसे वहां पे कदम रखेंगे, 10 सेकंड के अंदर ही आपकी बॉडी की वोल्टेज शून्य हो जाएगी। वोल्ट मीटर मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, हम आपको चेक करके दिखा सकते हैं। 20 मिनट तक अगर आप धरती से जुड़े रहेंगे तो आपका मूड, आपका स्ट्रेस इंप्रूव होने लगता है। 30 से 40 मिनट 45 मिनट्स के अंदर हार्ट पैल्पिटेशन को उतना आराम मिलने लगता है। 1 घंटा धरती से जुड़े रहना एक पेन किलर के बराबर है। पेन कैसे कम करना है? जब दर्द हो, सिर दर्द हो, बदन दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, तो उसकी एक दवाई है, आप घर से बाहर निकलिए, जूते चप्पल फेंकिए और गार्डन में जाके नंगे पैर घास में मिट्टी में पैर रख के बैठ जाइए। 1 घंटा करेंगे तो उसमें पेन रिलीफ ऐसा होगा जितना पेन रिलीफ एक पेन रिलीफ होता है। 1 से 2 घंटा धरती जुड़ लेंगे तो रात की नींद बढ़िया हो जाएगी। ओवरनाइट रात भर अगर 0 वोल्ट बेडशीट पे सोएंगे, 0 वोल्ट बेडशीट कैसे बनाना है उसके लिए ये किताब आप लेंगे। ये किताब भी फ्री डाउनलोड कर सकते हैं मेरे वेबसाइट से, तो आपको समझ आएगी। जिन पेशेंट को वुंड होता है, घाव होता है जो भरता ही नहीं है, उन पेशेंट को हम रात भर सुलाते हैं। पार्किंसन के पेशेंट को रात भर सोने बोलते हैं 0 वोल्ट बेडशीट पे, तो उनका बीपी भी नॉर्मल हो जाता है सिर्फ एक रात भर बेडशीट पे सो के। या पार्किंसन के सिम्टम कुछ दिनों में ठीक होने लगते हैं, वुंड जल्दी ठीक होने लगती है। 7 दिन तक अगर यही करेंगे, धरती जुड़े रहेंगे, तो ब्लड शुगर इस एक चीज से कम होने लगता है। 1 महीने तक रोज धरती जुड़े रहेंगे, खूब खेलेंगे। बच्चों को तो थैलेसीमिया के छोटे बच्चे हैं तो उनका ब्लड शुगर में उनका जो हीमोग्लोबिन है स्टेबल हो जाता है। ये 3 दवाइयां तो आपको लेनी ही है, कोई भी बीमारी क्यों ना हो। अब आते हैं कि इसके अलावा क्या करना है। इन तीनों दवाइयों से आप हर दिन थोड़ा ठीक होंगे, लेकिन अगर तेजी से ठीक होना है और इन पेन में ठीक होना है, तो पेन को ठीक करने के लिए ये बात समझनी जरूरी है कि हमारे बॉडी में जो पेन होता है उसका मुख्य कारण है इन्फ्लेमेशन। बॉडी में कहीं ना कहीं छोटे मोटे घाव हैं, और इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए सबसे अच्छी चीज है, अब ये डॉट्स आप देख रहे हैं ना, ये लाल डॉट है। लाल डॉट मतलब यहाँ विप्योर में रेड कौन सा है? नीम थेरेपी। यानी कि पेन को ठीक करने की इन तीनों के अलावा जो दवाई है वो है नीम थेरेपी, लाल डॉट। नीम को कैसे लेना है? नीम को लेने के लिए नीम के पत्ते का पाउडर जो इसमें भरा हुआ है, ये तो हम ही बेचते हैं, लेकिन आप जरूरी कि हमसे खरीदते हैं, बहुत लोग बेचते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। ये सारा प्योर ही होता है। नीम का पत्ते का पाउडर प्योर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इतना सस्ता होता है, इसमें मिलावट करेंगे तो महंगा हो जाएगा, है ना। तो ये प्योर ही मिलेगा, चिंता की बात नहीं। नीम के पत्ते खा सकते हैं, ये भी मत लीजिए। हर 10 kg पे एक नीम का पत्ता लीजिए। 80 kg का आदमी 8 नीम का पत्ता सुबह चबा ले और शाम को एक बार फिर चबा ले। ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी में जो पेन होता है, सुबह उठते ही पूरा बॉडी दर्द करता रहता है, थोड़ा चलते घुटने में दर्द होने लगता है, कुछ दिनों में आपको आराम मिलेगा, हफ्ते 2 हफ्ते में। तो पेन को ठीक करने के लिए आप इसको ले सकते हैं। और हेडेक को ठीक करना हो, जैसे मैंने थोड़े दिन पहले ही बताया था, आप 2 सेकंड ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो इमीडिएटली